लक्ष्य जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हेलो दोस्तों, आई एम राकेश, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लेक्चरर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। हम लोगों ने ये पूरा जो प्रोसेस था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो क्लास 10 और क्लास 12 दोनों बोर्ड में इन्वॉल्व है, जुड़ा हुआ है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं, तो इन सभी टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। आज की टॉपिक में क्लास 12 के क्वेश्चन आंसर की श्रृंखलाओं को लेकर चलेंगे, जो राहुल टॉप 10 सीरीज से है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके डेस्कटॉप पे, और क्वेश्चन है शुक्र कायांतरण एवं वीर्य सेचन को परिभाषित कीजिए। चलिए शुक्र कायांतरण समझते हैं। शुक्र कायांतरण को हम शुक्राणु जनन भी कहते हैं, अर्थात कह सकते हैं बाबू, शुक्राणु अर्थात वृषण से, टेस्टिस से शुक्राणुओं का निर्माण होना शुक्राणु जनन कहलाता है। एकदम सिंपल, एकदम छोटे शब्दों में क्या कि टेस्टिस अर्थात वृषण से शुक्राणुओं का निर्माण होना, अचल से चल में परिवर्तित, अचल का मतलब निष्क्रिय अवस्था में रहे और फिर क्या हो जाए, सक्रिय हो जाए, चल में आ जाए, तो यह निर्माण होना और सक्रिय होना क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। बातें क्लियर है। और शुक्राणुओं का इस नलिका में पहुंचना वीर्य सेचन कहलाता है, अर्थात वीर्य का कह सकते हैं, ये जो वीर्य बन रहा है इसी शुक्राणु कहते हैं, उसमें वीर्य होता है। वीर्य क्या, वीर्य नलिका में, इस नलिका में पहुंचना वीर्य सेचन कहलाता है। एकदम सिंपल है, एकदम साधारण है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, वृषण तथा अंडाशय के दो प्रमुख कार्य लिखिए। अरे भाई दो कहां है, बहुत सारा देखते हैं। वृषण अर्थात टेस्टिस, टेस्टिस को आपको बताया गया था कि यह वृषण कोष अर्थात स्क्रॉटम में बंद होता है। इसका तापमान हमारे शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो पहला कार्य तो यही हो गया भाई कि इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। सिंपल, शुक्राणुओं का निर्माण होता है और हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से हार्मोन से स्रावित करता है भैया, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि शुक्राणुओं से वीर्य का निर्माण, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, उसका निर्माण, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स का स्राव होता है। 2 कार्य पूछा, 2 बताते हैं, नो मोर एक्स्ट्रा, है ना। डिटेल में देखनी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिएगा। अंडाशय से अर्थात अंडाशय, देखिए एक जोड़ी यहां भी टेस्टिस या मेल में और एक जोड़ी यहां फीमेल में, और फीमेल से एक क्या कार्य है, यह ओवा का फॉर्मेशन होता है। ये रही ओवा ऊपर, अर्थात इस ओवा का निर्माण होता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स का स्राव होता है, और ये हार्मोन्स है फीमेल हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन्स फीमेल्स में, मादा में, उसके लैंगिक लक्षणों का विकास करती हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है, खूब अच्छे से जाकर डिटेल में देख लीजिएगा। अर्थात 2 कार्य हुए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है और अंडाणुओं का निर्माण होता है। यहां हार्मोन्स का स्राव होता है और शुक्राणु का निर्माण होता है। 2 कार्य, एकदम सिंपल, आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपके सेटअप पे। ये देखिए, निम्नलिखित के कार्य बताइए। किसका किसका कार्य बताना भाई। पहला है पीत पिंड, कार्पस ल्यूटियम। ये रहा पीतक पिंड, अर्थात ये जो येलो कलर से आपको बनाया गया है, ये जो देख रहे हैं हल्का हल्का कलर, यही पीतक पिंड है। और इसके अंदर ओवम होता है। ओवम को हम अंडाशय का सबसे मुख्य भाग बोलते हैं। और क्या होता है भैया, ओवम अर्थात पहले पीतक पिंड समझ लेते हैं, ओवम को बाद में समझेंगे क्योंकि उसके अंदर है ना। ओवम और क्या, शुक्रपुंज, शुक्राणु पुंज का अर्थात इसका, अर्थात यह मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स के बारे में जानना चाहता है। समझिए, ये जो था पीतक पिंड, ये रहा पीतक पिंड, अर्थात ये जो संरचना है यहां से है, अंडाशय से यही रिलीज हो रहा है, इसी को यहां बनाया गया खूब अच्छे से विग्रस करके, ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो संरचना होती है, इसके बीचों बीच में एक ओवम होता है। ओवम रिलीज हो जाता है कुछ टाइम बाद इस फैलोपियन ट्यूब में, इसको ट्यूब को बोलते हैं। ये जो नली के रूप में संरचना दिखाई दे रही है, फैलोपियन ट्यूब कहलाती है। और इससे ओवम अर्थात इसके अंदर ओवम है, ये मुख्य भाग है फीमेल्स का, और निषेचन भी इसी से होता है, पूरे से नहीं होता। तो ये कुछ टाइम बाद निकल जाती है। अब बाबू जब निकल जाता है तो ये पीतक पिंड बच जाता है।
जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये पीतक पिंड बच जाता है, क्या निकल गया, ओवम निकल गया। ओवम जब निकल गया तो ये शेष बच गया, और ये क्या करता है, पिघल पिघल कर इसको ऊर्जा देता है। ये मान लीजिए ओवम यहां आ गया, इसका पीतक पिंड यहां रह गया, तो ये पीतक पिंड यहां है, ओवम यहां फंस गया, तो ये क्या करता है बेचारा, शेष पिघल कर इसको क्या करता है, ऊर्जा देता है। ये 3 से 4 दिन तक क्या होता है, मां के गर्भाशय में जीवित रहता है निषेचन के लिए। जब निषेचन हो जाता है तो पीतक पिंड तब तक इसको क्या करता है, ऊर्जा देता है, इसको जीने के लिए भाई ऊर्जा देता रहता है। तो पीतक पिंड समझ में आ गया कि ये होता है कार्पस ल्यूटियम, जिसे हम पीतक पिंड बोलते हैं। ये ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा ये यहां तक फीड करने, मतलब इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि ये क्या हो जाए, ओवा जो है ये ओवम, ये यहां से ट्रेवल करते हुए यहां तक मां के गर्भाशय तक आ जाए। बातें क्लियर, आसानी समझ में आ रहा है। तो दूसरा शुक्राणु पूंछ, ये रही शुक्राणु की संरचना और इसकी नीचे वाली पूंछ। ये देखिए पूंछ क्या होती है, एकदम सर्प की तरह होती है, और क्या होती, गमन करती है, इसको आगे बढ़ने में मदद करती है। जैसे सर्प नहीं होता है यार, जैसे सर्प हो गया, इसका ये इधर हेड हो गया, तो सर्प देखेंगे ऐसे ऐसे चलता है। मान लीजिए ये शुक्राणु है, शुक्राणु का ये आगे वाला पूंछ है, आगे वाला पिंड है, जिसे हम हेड बोलते हैं। पीछे इसका नेक रीजन यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके ठीक पीछे वाला रीजन मान लीजिए यहां नेक है, ये पूरा जो पूंछ होती, ये क्या होता है कि यह जब ऐसे घूमता है तो यह क्या होता है, आगे बढ़ता है। अर्थात जो पुच्छ होती है इसको आगे बढ़ने में, किसको, शुक्राणु को आगे बढ़ने में मदद करती है। आगे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रसव क्या है। ये देखिए समझिए, प्रसव का मतलब होता है, मैंने एक डायग्राम सेट कर रखा है, देखिए एक माता का फिगर है और इनके पेट में जो बेबी दिख रहा है वो संरचना। बेबी जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है और जन्म लेता है तो बेबी के जन्म लेने की क्रिया प्रसव कहलाती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी भ्रूण का पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाना, परिपक्व हो जाना और जन्म लेने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। हाँ, प्रसव में 2 हार्मोन्स काम करते हैं। एक हार्मोन्स होता है रिलैक्सिन हार्मोन्स, आपको आसानी से याद हो जाएगा, रिलैक्स करता है मम्मी को कि भाई मैं हूं, परेशान मत होइए। ये मां के जो ये वाली पेशी होती है, बेबी तो यहां पलता है ना, जब बेबी यहां पलता है तो रिलैक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है ये इस पूरी पेशी को संकुचित करता है, उसको गीला बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, कोमल बनाता है। इसके अलावा दूसरा जो हार्मोन्स है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और रिलैक्सिन दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, बेबी बर्थ में, बेबी के जन्म में मदद करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष भ्रूणी विकास पर टिप्पणी लिखिए। अप्रत्यक्ष भ्रूणी विकास, इसका मतलब ये है कि जो भ्रूण बने, जो नया बेबी बने, वो अपने पेरेंट्स से क्या हो, बिल्कुल अलग हो। जैसे ये देख लीजिए महाराज का, ये एक लार्वा है मेढक का। आप देखिए मछली की तरह दिखता है। आप कहीं देखते हैं अगर थोड़ी मोड़ी बारिश होती है, उसके अंदर पानी भर जाता है, तो जब पानी भर जाता है तो उसमें देखेंगे छोटी छोटी मेढक आ जाते हैं। मेढक या हम बोलते हैं मेघी आ गई। कुछ लोग कहते हैं नहीं मछली है। ये देखिए डायग्राम ऐसा, तो फील नहीं हो पाती। ये पूर्ण रूप से देखिए अपने मेढक से क्या है, पूर्णतः अलग है। तो जो आने वाला भ्रूण है उसका लार्वा यदि अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से क्या हो, बिल्कुल अलग हो, तो यह प्रोसेस कहलाता है अप्रत्यक्ष भ्रूणीय विकास। बातें समझ में आ गई। इसके अलावा मछली में भी, इसके अलावा मक्खी में, मच्छर में, स्कैरिस में, स्टारफिश में, सब में क्या होता है, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, क्लियर हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम स्तन्य कोष्ठ में कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं। और ये प्रथम स्तन्य का मतलब होता है प्रथम जो स्तनपान होता है माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे को जो पिलाया जाता है, प्रथम स्तन्य कहलाता है, प्रथम स्तनपान कहलाता है। इसमें बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम इससे बच्चे का बहुत बेहतर होता है। तो माँ का जो पहला गाढ़ा दूध जो बनता है बेबी के लिए, बच्चे के लिए, वह कहलाता है प्रथम स्तनपान, जिसे हम कहते हैं स्तनपान कराना, है ना।
प्रथम बार जब मम्मी अपने बेबी को दूध पिलाती है तो वही कहलाता है प्रथम स्तनपान। आगे बढ़े, नेक्स्ट है 7, क्वेश्चन नंबर 7, भ्रूण के चारों ओर पाई जाने वाली भ्रूणी कलाओं के नाम लिखिए, इसका क्या महत्व है समझाइए। ये देखिए डायग्राम, भ्रूण के आसपास 3 से 4 भ्रूणी कलाएं पाई जाती हैं। देखिए सबसे ऊपर एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, ये 3, इसमें एक और है यॉर्क सैक। अर्थात ये चारों, मैंने चारों का नाम देखिए सामने सामने क्लियर है आपके सामने डायग्राम पे कि ये चारों जो कलाएं होती हैं ये मां के गर्भाशय के अंदर उपस्थित होती हैं जहां बेबी पलता है, और ये बेबी में श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, बहिक्षेपण, समस्त प्रोसेस। अब समझिए मां के गर्भ में बेबी पल रहा है तो यार उसको भोजन कैसे मिलता है, तो ये जो कलाएं हैं ये कलाओं के माध्यम से भोजन मिलता है। इसमें प्लासेंटा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्लासेंटा अभी उसमें आएगा तो मैं आपको विद डायग्राम आपको समझाऊंगा। ये समस्त जो कलाएं होती है एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, यॉर्क सैक, ये चारों जो कलाएं होती हैं ये क्या करती हैं, बेबी को पूर्ण रूप से क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, कवर्ड करके रखती हैं, और यह उत्सर्जन, पोषण, बहिक्षेपण, श्वसन सब में मदद करती हैं। बेबी को एक ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड करती हैं, ऐसा वातावरण प्रोवाइड करती है जिसमें वो आराम से मूवमेंट करता है। देखिए कि आसपास क्या है, थोड़ा नीला कलर अप्लाई हो गया है जिसमें पूरा जल भरा हुआ है, जिसमें बेबी आराम से धीरे धीरे मूव करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अर्थात एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, यॉर्क सैक चारों हैं। उत्सर्जन, पोषण, न्यूट्रिशन, बहिक्षेपण, श्वसन सब में ये क्या है, रोल करती है, रोल प्ले करती है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है 8वां, मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। अरे भाई अंडाणु अर्थात ओवा, आप यह भी बना सकते हैं, यह भी बना सकते हैं डायग्राम में, यह भी चलेगा, या मैंने डायग्राम सेट करके रखा। ये देखिए अंडाणु की संरचना, अर्थात ओवा, ओवम की संरचना होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ जो दीवारें होती हैं उसकी वॉल कहलाती हैं, मेम्ब्रेन कहलाती है, जिसमें जोना पैलेसिडा, कोरोना रेडिएटा, सबसे ऊपर वाली कोरोना रेडिएटा है, इसके बीच में जोना पैलेसिडा है, सबसे मध्य में साइटोप्लाज्म बहुत सारा भरा होता है ना। ये देखिए डायग्राम। तो ये एक ओवम की संरचना है, कह सकते हैं मानव और फीमेल अंड की संरचना, जो हम लोगों ने यहां पे ये सब समझा है, इस सब चीजों को। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न शब्दों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कर लेंगे, चलिए बताइए भाई क्या क्या करना है। देखिए पहला क्या है, सगर्भता जिसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। दूसरा अंतस्थापन, नेक्स्ट है निषेचन, अच्छा इम्प्लांटेशन, निषेचन फर्टिलाइजेशन, भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओहो, चलिए समझते हैं पूरे प्रोसेस को। सबसे पहले निषेचन का प्रोसेस, इसमें सबसे पहले निषेचन होता है। निषेचन का मतलब जब एक ओवा बनकर ऊपर की तरफ आने लगता है, ऊपर की तरफ अंड की तरफ आने लगता है, तो जनन क्रिया के बाद जो मानव का स्पर्म होता है वो जाके यहां पे इससे निषेचन करता है। आपके यहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि निषेचन कहां होता है एक मानव के शरीर में, जिसमें दे देता है योनि दे देता है, अंडाशय दे देता है, अंडाशय नलिका दे देता है, जिसे हम इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो कहां होता है भाई, फैलोपियन ट्यूब में होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब में होता है, अंडाशय में नहीं होता, गर्भाशय में नहीं होता, योनि में नहीं होता। कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में। बातें क्लियर। तो सबसे पहले निषेचन का प्रोसेस होता है। इसके अलावा फिर क्या होता है, सगर्भता, अर्थात इसके बाद निषेचन के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और यहां गर्भाशय तक आ जाता है। फिर क्या होता है, अंतस्थ स्थापन होता है, और इसके अलावा अंतस्थापन का मतलब होता है इनप्लांटेशन। यहां पे जब वो आ जाता है तो यहां क्या होता है, बेबी को मां का गर्भाशय एक स्थान दे देता है। स्थान देना, रोक लेना, इनप्लांटेशन कहलाता है। इनप्लांटेशन का मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक प्लांट लगा दिया यहां, एक समझिए सेम ऐसे ही कि मैं बेबी की मां के गर्भ में भी एक छोटे बच्चे को क्या मिला, एक स्थान मिल गया। अर्थात मां ने एक बेबी को अपना प्लेस प्रोवाइड कर दिया, तो इनप्लांटेशन कहलाता है। बेबी का रुक जाना यहाँ पे। आगे बढ़े, और नेक्स्ट है भ्रूणीय परिवर्तन। और उसके बाद फिर क्या होता है, इस भ्रूण का विकास होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है।
तो आपके सामने पूरा अरेंजमेंट है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, अपरा के कार्य लिखिए। ये देखिए, अपरा के कार्य लिखिए। अपरा क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लासेंटा। मैंने आपको बताया था कि अभी आएगा वो क्वेश्चन। अपरा क्या होता है समझिए। देखिए, मां के गर्भाशय से जो चीजें पूरी दीवारें मोटी वाली जिस तरफ से हैं, इधर से निकल के नसों की तरफ अंदर जाके बेबी से जुड़ जाती हैं। तो बस एक यही रास्ता होता है नस वाला, जो मां के गर्भाशय से बेबी के नाभि से जुड़ा होता है। तो जो चीजें मां के गर्भाशय से बेबी के नाभि तक जुड़ी होती हैं, तो वही प्लासेंटा कहलाती हैं। अर्थात देखिए, मां का जो गर्भाशय का जो चौड़ा वाला रीजन है, जहां से पूरी नसें पतली होते हुए आगे जाके बेबी के उसमें जाके नाभि में जाके जुड़ गई हैं, तो ये जो चौड़ा वाला भाग होता है, ये प्लासेंटा कहलाता है। और एक यही पुल होता, कह सकते हैं, एक यही माध्यम होता है जो बेबी को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जो मम्मी खाती हैं उससे ब्लड का फॉर्मेशन होकर न्यूट्रिएंट मटेरियल उसके बॉडी में जाता है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, जो हानिकारक पदार्थ बेबी के शरीर में होते हैं, उसको बाहर निकालता है। बहुत सारे कार्य हैं। यहां देख लीजिए कार्य, अपरा ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है। उत्सर्जन, माता पिता रक्त उत्सर्जन करता है, माता के रक्त को बेबी में पहुंचाता है। इसके अलावा हार्मोन्स को भी मां के गर्भ से बेबी के शरीर में पहुंचाता है। बहुत सारे कार्य है ना। अर्थात कह सकते हैं ये एक ऐसा साधन है जो मां के गर्भाशय, मां के शरीर से बेबी के शरीर में जुड़ा होता है। जो मम्मी जितना न्यूट्रिएंट लेती है, वो सभी चीजें उसके शरीर में चला जाता है। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथियों के रेखीकाट का नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए, डायग्राम है एक स्तन ग्रंथि का। इसके अंदर फैट की बहुत सारी बड़ी बड़ी बॉक्स नुमा संरचना होती है। और जब मां से किसी बेबी को जन्म दिया जाता है, या कह सकते हैं बेबी जब जन्म लेने की कंडीशन आती है, जिसे हम प्रसव बोल रहे थे, प्रसव के समय ये जो फैट की नुमा बहुत सारी पीछे संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जो एक बॉक्स की तरह है स्तन ग्रंथियों के अंदर, उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण उस पूरे बॉक्स में मिल्क का स्राव होने लगता है। मिल्क का फॉर्मेशन, दूध का फॉर्मेशन होने लगता है। और वो निपल से होते हुए मां के स्तन ग्रंथियों से निकलने लगता है, जिससे क्या होता है, बेबी को मिल्क प्रोवाइड होने लगता है और बेबी जो बच्चा होता है वो जीवित रहने के लायक हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप की क्लास बहुत बेहतरीन समझ में आई होगी। बेहतरीन ढंग से लगे रहिए, लक्ष्य का ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि कम से कम बायो में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स, लगभग 65-68 मार्क्स आ जाएं, है ना। ये तभी होगा जब आप निरंतरता बनाए रखेंगे, बेहतरीन ढंग से लगे रहेंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।